जब तक भाई तेरी जेब में पैसा है तब तक लोग पूछेंगे तू कैसा है. दिस इज द हार्श रियलिटी. मनी इज लाइक डेटॉल. इट किल्स 99.9% प्रॉब्लम्स. ओके. कोई भी स्टूडेंट आज की डेट में स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी का क्या है, एआई भी आ चुका है, बहुत सारे रिसोर्सेज है उसके हाथ में. कैसे कर सकते हैं फ्रॉम जीरो? देखो, आज की डेट में स्किल इज नॉट अ लेवरेज. हो सकता है काफी लोग कमेंट में गाली दें, बट स्किल इज नॉट अ लेवरेज एनी मोर. मुझे ये लगता है कि अगर आपको अपने काम पे भरोसा है तो आप जॉब करो, और अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो ही आप बिजनेस करो. जैसे कि एम्प्लॉयज काफी ज्यादा काम करते हैं किसी भी कंपनी में, उनका भी मन करता है कि वो भी अमीर बने. क्या कोई तरीका है जो एम्प्लॉयज को रिच बना सकता है? देखो, जो लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, हाँ भाई तुम अनसक्सेसफुल ही रहोगे जिंदगी भर. मैं यही बोलूंगा. मैं दिलजीत दोसांझ से मिला था मुंबई के अंदर, और वहां पे मैंने देखा है वो इंसान बालकनी में एकदम बिल्कुल एनर्जेटिकली गा रहा है, जैसे कि पता नहीं कितनी ऑडियंस है सामने. ओके. और वहां पे कोई नहीं था. है? वहां पे लाइट्स दिख रही थी. हाँ. बालकनी थी होटल की. हाँ. और वो गाए जा रहा है, और ऐसे पसीना पसीना हो गया. मुझे लगा ये कुछ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी. सो जब ये चीज हुई तो मुझे लगा क्या हो गया पाजी इतनी ऑडियंस बैठी हुई है इतने की गल्ला करते पे हो तुसी. बोले ये सटक गया इंसान. बट देन वो दिल्ली में इल्यूमिनाटी टूर हुआ, तो वो जो चीज वहां पे मैंने वो बॉडी लैंग्वेज, वो एक्सप्रेशन देखा था, वो मैंने सेम वीडियोस में देखा. बोलना सही है नहीं है पता नहीं. ओनली डॉग्स एंड वुमेन्स आर लव्ड अनकंडीशनली. सही बात है. अच्छा, आप चाइना भी जा चुके हो. चाइना जाके कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा जो आपको लगा कि यार दे आर बेटर देन अस? मैं बोलना नहीं चाह रहा था ये बात, बट इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज. अभी एक एग्जांपल लेके चलते हैं. किसी की जेब में ना पैसे नहीं है और उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब अंदर से आ रहा है कि करना है, तो रुपीज जीरो से, यानी कि जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है? क्या इसका सॉल्यूशन पहले तो ये है कि है ये पॉसिबल या नहीं है, और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, कैसे चलाना है, हाउ? देखो, पहली चीज, इफ यू हैव स्टील बॉल्स देन ओनली स्टार्ट द बिजनेस. देखो, ही वाज इनटू सम शेडी स्टफ. इसी टेबल पे उसने 1 करोड़ रुपए रखा था. 1 करोड़ इस टेबल पर रख दिया था. हाँ. शेडी स्टफ लाइक? तो उसने मुझे बोला और कितना चाहिए ये बता. मैं उसको गाली देके बोला था कि भाई अगर तुझे लगता है तू मेरा ईमान खरीद सकता है तो तू गलत टेबल पे बैठा है. इसी रूम की बात है वो. देखो, ये बेकार क्वेश्चन मेरे से मत पूछा करो. बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि कैसे स्टार्ट करना है, कहां से रिसोर्सेज जमा करनी है और गाइडेंस कैसे मिलेगी. आज का एक कंप्लीट पॉडकास्ट आपको ये सारी जानकारी दे देगा. स्टार्टअप की पूरी नॉलेज चाहिए कि कैसे आप 0 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपके पास लो इन्वेस्टमेंट भी है तो कैसे स्टार्ट करना है, सब कुछ हम जानेंगे. और एक टीम बिल्डिंग कैसे करी जाती है, एक टीम को बड़ा कैसे करा जाता है, और साथ में अगर आपके कोई लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज है तो वो आपकी कंपनी में लॉन्ग टर्म कैसे टिके रहेंगे, ये सारा कुछ आज के एक पॉडकास्ट में जानने को मिलने वाला है. क्योंकि आज है हमारे साथ डिसीजन क्लाइंट के फाउंडर सुधांशु श्रीधर जी. कैसे सर आप? एकदम बढ़िया वैभव जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं सर, एंड ही इज ऑल्सो माई मेंटर. तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं आज अपने मेंटर से ही बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूं कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है. मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए, बहुत सारे. तो हम स्टार्ट करते हैं जिसमें ऑडियंस को कंप्लीटली लर्निंग मिले, अच्छे से सीखने को मिले. तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जॉब वर्सेज बिजनेस में हम बात करेंगे कि जॉब करना आज की डेट में ज़्यादा सही है या फिर बिजनेस करना. देखो, दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह पे सही हैं. अगर हम सोचें कि बिजनेस से आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो, जॉब से नहीं कमा सकते हो, तो ये भी चीज गलत है. और बोथ वेज इट्स करेक्ट. सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन. सामने वाला पर्सन का अंदर स्टील बॉल्स हैं या नहीं है. दे हैव द गूदा, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि जो स्टार्टिंग का रूट है ना बिजनेस का, दैट इज वेरी बिटर, बट फ्रूट इज स्वीट. बट कंपैरेटिवली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक 7 to 8 years. अगर मैं मान के चलूं एआई के आने से इसमें कुछ चीजें इंप्रूव हो सकती है. डेफिनेटली इफ यू हैव स्टील बॉल्स एंड इफ यू हैव दैट माइंडसेट तो आप बिजनेस में आओ. अदरवाइज आप ना 5 से 10 साल बर्बाद करके जाओगे. आपने कभी जॉब करी है? 15 दिन की इंटर्नशिप करी थी. फिर अच्छा. मैंने उस टाइम चैट जीपीटी नहीं होता था. हाँ. और मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया था बिकॉज मैं उस टाइम पे अपनी चीजों में फोकस नहीं कर पा रहा था. तो यही मेरी स्टोरी थी. हाउ यू स्टार्टेड, मतलब शुरू कैसे हुआ, कब शुरू हुआ, पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ. ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2016 में. और 2016 में हम दिल्ली आए हुए थे एंड मैं पापा के साथ था. मुझे अच्छे से याद है, कश्मीरी गेट पे. एंड कश्मीरी गेट पे हमारे जो घर है वो हिमाचल के लिए 2 बसेस लगी हुई थी. एक वॉल्वो थी, एक नॉर्मल थी. तो जो नॉर्मल बस थी उसमें अच्छी खासी भीड़, खचाखच, और ऐसा मतलब कि पैर रखने के लिए जगह नहीं है. तो फिर मैंने पापा से पूछा कि पापा हम उसमें क्यों नहीं जाते, उसमें तो रश नहीं है, वो भी घर ही जा रही है. सो पापा ने बोला कि जितने में हम नॉर्मल बस में घर पहुंच जाएंगे दोनों, उसमें एक पर्सन घर पहुंचेगा.
एंड वो चीज़ मुझे बहुत गंदे तरीके से हिट करी। एंड जनरली मैं उस टाइम कितने साल का होऊंगा, 16-17 साल का। और उस टाइम पे मैं पापा पे सो जाता था ऐसे करके। उस दिन मेरे को नींद नहीं आई। एंड उस दिन मेरे को लगा कि जब वो वॉल्वो बस 7 से जा रही थी, गुरुद्वारा आता है कश्मीरी गेट के आगे, वहां से बस जा रही थी, वो को वॉल्वो ने क्रॉस किया एंड ये चलता रहा। तो उस दिन मेरे दिमाग में एक चीज घुस गई, भाई पैसा कमाना तो जरूरी है एंड एबंडेंस में पैसा कमाना। ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली में कुछ कंडीशंस प्रॉब्लम थी या कुछ ऐसा था, बट एट लास्ट आई रियलाइज्ड कि आई नीड टू मेक मनी। एंड घर जाके आई सर्च ऑन यूट्यूब हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ओके, तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो पहला बिजनेस क्या किया, क्या स्टार्ट किया था? देखो पहला तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं था, पहले मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। उस टाइम पे वो 4000 घंटे वाला सीन नहीं होता था। एंड जिस टाइम मेरा $0.01 दिखाया था क्रिएटर स्टूडियो में, उस टाइम मैंने बोल लिया कि इसके आगे जीरो लगाना तो मेरा काम है। हर चीज ट्राई करी, एडिटिंग सीखी, उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी सीखी जितनी उस टाइम पे हो सकती थी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे पैसे जोड़ जोड़ के, कहीं से पैसे जोड़ जोड़ के कैमरा खरीदा और ये सभी चीज़ें करी। एंड उसके बाद जब मैं वीडियोस क्रिएट करता गया तो मुझे पता लगा कि जो मैं ये चीज़ कर रहा हूँ इसको मैं लोगों को सर्विस की तरह भी दे सकता हूँ। वहाँ से मेरी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। फ्रीलांसिंग के बाद मैंने ड्रॉप शिपिंग करी। कोविड में ड्रॉप शिपिंग में अच्छा खासा लॉस हुआ। एंड फिर उसके बाद एजेंसी में आया। अब फिर हम डिफरेंट वेंचर्स पे भी काम कर रहे हैं। ओके, तो आप बता रहे कि आपने एकदम स्किप करके ही बता दिया कि यहाँ तक आप पहुंच गए, जो कि मुझे लग रहा है कि काफी टाइट जर्नी थी। ये इजी नहीं हो सकता है इतना कुछ, क्योंकि 2016 से स्टार्टिंग एंड अभी चल रहा है 2026, ऑलमोस्ट 10 साल की जर्नी है ये, है ना? 10 साल में आपने यूट्यूब करा, ड्रॉप शिपिंग भी आप बता रहे अपने करी है, उसके बाद अभी आप एजेंसी भी रन कर रहे हो, और जिस स्टूडियो में हम बैठे हैं इनका ही है। ठीक है, आप स्टूडियो भी आप ओपन कर चुके हो, इतना कुछ आपने सारा कुछ किया है। तो पहले तो अब यही बताओ कि कोई भी स्टूडेंट आज की डेट में स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी का क्या है, एआई भी आ चुका है, बहुत सारी रिसोर्सेज है उसके हाथ में, कैसे कर सकता है फ्रॉम जीरो? देखो जैसा आपने बोला कि एआई आ रखा है, दैट इज अ लेवरेज। देखो आज की डेट में स्किल इज नॉट अ लेवरेज। हो सकता है काफी लोग कमेंट में गाली दें, बट स्किल इज नॉट अ लेवरेज एनी मोर। हमारे टाइम पे हम यूट्यूब पे एक एरर को सॉल्व करने के लिए एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर हम काफी स्टैक ओवरफ्लो ऐसे ब्लॉग्स पढ़ पढ़ के कुछ भी कर करके करते थे। अब आपके पास एआई है, आप तुरंत उस चीज को सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास यूट्यूब पे भी उस टाइम पे रिसोर्सेज लिमिटेड थे, क्योंकि जिस टाइम मैं बता रहा हूँ 2016 में, उस टाइम इंडियन यूट्यूबर्स कोई भी इस तरह की ट्यूटोरियल वीडियोस एजेंसी के ऊपर या फ्रीलांसिंग के ऊपर कोई नहीं बनाता था। मतलब बहुत ही कम लोग थे। अमन धतरवाल था एक, मेरे को याद है। उसके अलावा मेरी वीडियोस होती थी, 3-4 ही लोग थे। तो अब की डेट में अगर आपको स्टार्ट करना है, आज की डेट में अगर आपको स्टार्ट करना है, सो सिंपल स्टेप है, आपके पास या तो टाइम एम्पल अमाउंट में होना चाहिए जो आप दे सको। और इट्स नॉट लाइक कि आप 24 घंटे दो, 18 घंटे दो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो आप ग्रोइंग अप स्टेज में जब जाओगे तब आपको देना पड़ेगा। बट अभी की डेट में इफ यू हैव लाइक 2-3 आवर्स एंड यू हैव दैट माइंडसेट, यू कैन डू इट। It can be freelancing, it can be video editing, it can be anything. It can be anything. It can be anything. आजकल तो लोग वेबसाइट्स भी ऑनलाइन एआई से बना लेते हैं, करेक्ट, है ना? टूल्स लाइक लवेबल, जैसे कि आपने ही मुझे बताया था कि कितना कुछ पॉसिबल है आज की डेट में, कि कोई भी स्टूडेंट कहाँ से स्टार्ट करके क्या क्या चीजें कर सकता है आज की डेट में। आफ्टर एआई पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। नाउ इट्स अबाउट योर गुदा कि आप उस पॉसिबिलिटी को लेते हो या लेट गो करते हो। एंड एट लास्ट यू विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर यू आर। आपको लगता है कि हर किसी को बिजनेस करना चाहिए आज की डेट में? देखो जो आपका क्वेश्चन था ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मुझे ये लगता है कि अगर आपको अपने काम पे भरोसा है तो आप जॉब करो, और अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो ही आप बिजनेस करो। लोग ना बिजनेस की ना हमेशा सक्सेस देखते हैं, कभी पीछे नहीं देखते कि लॉसेस क्या होता है, क्या प्रेशर है, क्या डेप्थ है, कितना डिप्रेशन में भी एक बंदा जा सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है। आपके लिए बिजनेस की डार्क साइड क्या थी? यार मुझे याद है एक बारी मैं चांदनी चौक गया था एंड मेरे अकाउंट मैंने इन्वेंट्री खरीदी थी जब मैं इंडियन ई कॉमर्स कर रहा था। दैट वाज नॉट अ सक्सेस बाय द वे। मतलब ठीक है 20-50 हज़ार रुपये बनाया था मैंने महीने का, और इन्वेंट्री मेरे उस पर सर पे लदाई हुई है मैंने। एंड आई वाज 18 या 19 ईयर्स ओल्ड। सर पे? हाँ, इन्वेंट्री मतलब इतना बड़ा एक वो, मैं प्रोडक्ट बता देता हूँ। दैट वाज अ गोल्डन रोज, वैलेंटाइंस के टाइम की बात है। एंड सारे पे करने के बाद मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं कुली को दे सकूं, क्योंकि वहां से 30,000 मेट्रो स्टेशन तक मुझे आना था। नहीं था। चलो कोई बात नहीं, मैंने बोला चलो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। जब भी मेरे को भी ऐसा लगता था ना कि ये चीज मेरे हिसाब से नहीं हो रही यार, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, बोलता है यार किसी ना किसी दिन जाके जो स्टॉक पे जब जाऊंगा, टेड पे जब जाऊंगा, तो यही तो स्टोरीज होंगी। सही बात है। अदरवाइज मैं बताऊंगा
मैंने इन्वेंट्री खरीदी, मैं घर पहुंच गया और मैंने सामान खरीद लिया, मैंने बेच दिया, प्रॉफिट बना लिया, तो किसी को सुनने में मजा नहीं आएगा। नहीं आने वाला। सो वो सारी चीजें। और उसके अलावा एक चीज मेरे साथ हुई थी कि मैं पूरा लेके जा रहा था एंड पानी मैंने लेना था, मेट्रो कार्ड था मेरे पास एंड उस टाइम में मेरे पास कैश था। पेटीएम वगैरह इतना पेटीएम कैश नहीं था, बस पेटीएम वगैरह में पड़े हुए थे, कुछ ज़्यादा नहीं होंगे, 200-250 रुपये पड़े होंगे, उससे ज़्यादा नहीं थे। ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने पानी लिया, मेरे पास 10-20 रुपए की कुछ चेंज थी, मैंने 2 रुपये का पानी लिया एंड मेरे पास मुझे 8 रुपये। एंड मुझे लगा बैग में कहीं ना कहीं 2 रुपये और होंगे तो एक आइसक्रीम खाता हूँ जो मैंगो डॉली आती है। हाँ। तो उस टाइम मैंने देखा कि यार, मैंने बोला भैया एक मैंगो डॉली देना, मेरे को 8 रुपये मैंने दे दिया उसको, मतलब बैग में निकालता हूँ, उससे नहीं निकले और उसके नीचे 100 रुपये का नोट दबा हुआ था, वो मैंने देखा नहीं। तो उस बंदे ने क्या किया, उसने बोला अरे भैया कोई बात नहीं, 2 रुपये में हम कौन से अमीर हो जाएंगे। सो उसका मैंने वो माइंडसेट देखा और उसने मेरे को दिया एंड वो अभी मेरे को 2.5-3 महीना पहले मैं जब चांदनी चौक गया था, वो सेम बंदा मिला मेरे को। अच्छा। तो वो एक डार्क साइड थी मेरे लिए एंड उसको मैंने 500 दिए, बोला कि भैया मेरे को तो याद भी नहीं है। फिर मैंने बोला एक दिन मैं वो एक बहुत बड़ा सा बक्सा लेके आ रहा था, 2.5-3 साल कितने साल पुरानी बात है। सो ही वाज लाइक अच्छा याद आ गया सर। तो ऐसी चीजें चलती कि देखो बिजनेस में, बिजनेस इज लाइक करेला। ओके। ठीक है, जिसको अगर आप खा लिए निगल पाए तो उसके बेनिफिट्स बहुत हैं। इट्स लाइक दैट ओनली। पर वो ये कि उसमें बिटर टेस्ट भी है। देखो फ्रंट टेस्ट तो उसका बिटर ही है, हाँ, बट बेनिफिट्स भी है, तो इट्स योर चॉइस। 10 इयर्स में कभी हुआ है कि कभी आप भी बर्न आउट हो गए हो, कभी ऐसा हुआ है कि मन नहीं कर रहा है आज काम का, या कुछ ऐसी चीजें हुई है? देखो बर्न आउट तो मैं 3-4 साल रहा हूँ, मतलब हर दिन मैं बर्न आउट ही रहा हूँ कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, यार ये नहीं हो रहा, यार वो नहीं हो रहा, तो वो तो मैं जिया हूँ। ठीक है। और अगर आप बोल रहे हो काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब मैं बर्न आउट भी होता, अरे यार कुछ नहीं हो रहा, अरे ये नहीं हो रहा। मैं देखता हूँ अपने फ्रेंड्स को, दे आर एंजॉइंग चिलिंग इन क्लब्स, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ हैं, उस टाइम पे कॉलेज में एंजॉय कर रहे हैं। एट द टाइम मुझे लगता है छोड़ो सब कुछ, काम करेंगे, सब ऐसी तैसी कर रहा है, पैसा कमाएंगे। तो आपने अपनी पर्सनल लाइफ हटा दी थी, है ना? 100% पूरी तरह आप अपने काम में डेडिकेट हो गए थे। तो एक फ्रेंड सर्कल में रहना, थोड़ा चिल आउट करना, कॉलेज लाइफ वो सारी काम में निकल गई है। ये दिस इज द बिगेस्ट बर्न आउट फॉर यू। इट्स नॉट अ बर्न आउट, इट्स द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ओके। अगर ये नहीं होता तो आज मैं यहाँ ना होता। एक चीज बताओ, जैसे कि एम्प्लॉयज काफी ज्यादा काम करते हैं किसी भी कंपनी में, उनका भी मन करता है कि वो भी अमीर बने। क्या कोई तरीका है जो एम्प्लॉयज को रिच बना सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब एक एग्जांपल लेते हैं एनवीडिया का। एनवीडिया का ले लेते हैं या स्पेसएक्स का ले लेते हैं। स्पेसएक्स के आईपीओ जब लॉन्च हुआ स्पेसएक्स का, उस टाइम पे जो वेल्डिंग करता था रॉकेट्स में, वो बिलियनियर बन गया, बिलियनियर कुछ तो बना। तो उसके ईसॉप्स थे, उस कंपनी के कुछ शेयर्स थे, तो ईसॉप्स इज वन ऑफ द वे। दूसरी चीज देखो, एक चीज है, अब यहाँ पे बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर आपका फाउंडर में एथिक्स है, अगर उसके दिमाग में ये है कि चोरकट्टी करनी है, किसी का मतलब पैसा ले लिया, काम करके दो ना दो, किसी की रील्स डिले कर दो, कुछ भी, मतलब कुछ भी काम में डिले करके अगर आप काम कर रहे हो, सो ये आप पे डिपेंड करता है आपका फाउंडर कैसा है। अगर आपके फाउंडर का विजन बड़ा है, दूसरी चीज उसका अबंडेंस माइंडसेट है, तो वो आपको ये नहीं सोचेगा कि भाई मैं अमीर बन जाऊं और ये अमीर ना बने। ये हमेशा माइंडसेट रहता है। काफी लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है कि भाई मेरी जेब बढ़ जाए, और अगर ये माइंडसेट है तो फटाफट स्विच कर लो। आपने रामायण देखी है? जी। आपने देखा होगा कि हनुमान जी कैसे हमेशा राम जी के लिए खड़े रहते थे। करेक्ट है ना? तो वैसे ही किसी भी कंपनी में हनुमान कैसे बनाए? देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। ये चीज मैंने बशीष गाला सर से उनके पॉडकास्ट में देखी थी, एंड ये एक ना फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा मैं भी कितने इन ऑफिस में आता हूँ। हाँ, आते नहीं हो। ठीक है, तो अगर आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप स्ट्रांग होगी तो आप ग्रो कर पाओगे, तो नहीं ग्रो कर पाओगे, एक पीक पे जाओगे फिर गिरोगे। तो इसको जो प्रोसेस है वो सिंपल है, विजन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आप दिखावा करके नहीं स्ट्रांग टीम अलाइन कर सकते हो। दूसरी चीज, आपके पास नेक्स्ट 15 ईयर्स का रोड मैप होना चाहिए। 15 ईयर्स का, जिसमें आपको ये समझ में आए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं एजेंसी ऑपरेशंस थोड़े थोड़े कम कर रहा हूँ। ओके। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को 15 ईयर्स में दिख रहा है कि ये डिक्लाइनिंग मार्केट है। अच्छा। जिन पर्टिकुलर आईसीपी के साथ हम काम कर रहे थे, वो पर्टिकुलर आईसीपी अभी डिक्लाइनिंग फेज में जा रहा है। ऐसा नहीं कि मार्केट खत्म हो जाएगा, बट जिस लीडर्स को मैं फॉलो कर रहा था, जिस पर्टिकुलर कंपनीज को मैं फॉलो कर रहा था जो कि टॉप ऑफ द लाइन थी, उन कंपनीज की बैलेंस शीट्स 20% डिप हो गई हैं।
सो दिस इज इंडिकेशन। अगर आपके पास वो विजन नहीं है तो आपकी टीम आपसे क्यों लाइन होगी? उसको उनको अपनी सैलरी भी ये तब मिल रही है जब वो आपको आरओआई दे रहे हैं। आपका आरओआई नहीं है, कहाँ सैलरी भरोगे आप? सही बात है। ओके। नारायण मूर्ति जी ने एक बात बोली थी कि हमें ना 70 घंटे तक काम करना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल होंगे, वरना नहीं। ये बात कितनी सच है? और क्या 70 आवर्स वर्क करने के बाद सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखो, इट्स डिपेंडेंट अपॉन योर माइंडसेट। अगर आपने नहीं मिलेगी बोल दिया ना, तो भगवान ने तथास्तु कर दिया। अच्छा, इट्स मतलब इफ हम जैसा हम कर रहे हैं, जैसा हम बोल रहे हैं ना, आपको हाँ। अगर सक्सेस चाहिए तो चाहिए। हाँ। मेरे अंदर ये था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे बिजनेस ही करना है। क्लियर था। क्लियर था, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आई, मैं हूं आलसी। मैं 8 घंटे डेली काम नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ टाइम पे मेरी मीटिंग्स हैं, कुछ है। मतलब मेरे लिए 8 घंटा टेबल पे बैठना नहीं बना है। तो मैं डे 1 से क्लियर था। मेरे को ईवाई से ऑफर आया था कॉलेज में। ओके। तो ईवाई इज अमंग बिग 4। तो बिग 4 में अगर ऑफर आया, मैं गया हूं, एंड उन्होंने मेरे से पूछा व्हाई शुड वी हायर यू। मैंने क्या जवाब दिया था? यू इनवाइटेड मी फॉर द इंटरव्यू, दैट्स व्हाई आई एम हियर। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अब नारायण मूर्ति सर ने जो चीज बोली है, आई कंप्लीटली एग्री टू दिस। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, शाम के 4-5 बजे तक मैं कैफे में ही होता हूँ। 12 घंटे ऑलमोस्ट। 12 घंटे ऑलमोस्ट हो गए। उसके बाद भी आके मेरे वैभव ने तो देखा ही है हाँ, कि मैं कहीं भी लैपटॉप खोल के बैठ जाता हूँ, हाँ, चाहे वो बस हो, चाहे वो कैब हो, रेस्टोरेंट हो। कभी भी। हाँ, मैंने देखा है। वो चीज तो है, बट अगर आपके पास माइंडसेट है और आपको पता है कि नेक्स्ट 15 इयर्स में आपको क्या करना है, सो वही आपकी ड्राइविंग फोर्स होगी। ओके। वही आपकी ड्राइविंग फोर्स होगी। आपको ऐसा नहीं कि आपको बैठना पड़ेगा कि 8 घंटे काम करूंगा, उसके बाद आप बर्नआउट नहीं होगे। सो इफ यू हैव दैट विजन, यू विल डू इट ऑटोमेटिकली। मतलब वही है ना कि आपके पास आपका नेक्स्ट 15 इयर्स का अगर प्लान है और आपको पता है कि यहाँ तक जाना है, तो हमें उतना काम करना ही पड़ेगा। ऑब्वियस है। अगर हम उसको ही ऐसा फॉर ग्रांटेड ले रहे कि नहीं यार ये तो अपने आप हो जाएगा, वो ऐसे पॉसिबल नहीं होने वाला। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड डू अ प्रॉपर मैनिफेस्टेशन फॉर दैट ऑल्सो। यस। सो मैनिफेस्टेशन से ही मेरे को एक चीज़ आ रही है, आप बहुत बिलीव करते हो, क्योंकि मैंने तो देखा भी है। क्या मैनिफेस्टेशन सच में होती है? और आप क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए? देखो, जो लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, हाँ। भाई तुम अनसक्सेसफुल ही रहोगे जिंदगी भर। मैं यही बोलूंगा। ओके। फर्स्ट थिंग इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे को अभी आपने बोला कि ये स्टूडियो इनका है, मेरा नहीं है भाई, ये सब ऊपर वाले का है। मेरी औकात नहीं थी भाई, मैं एक कैमरा नहीं अफोर्ड कर सकता था। तो एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय द गॉड। अब अगर आप चम्मच लेके चले जाओगे भगवान के पास, तो भगवान चम्मच जितना देगा। अगर आप बाल्टी लेके चले जाओगे तो बाल्टी जितना देगा। सो पहले एक चीज है ग्रेटफुल। आपको ग्रेटफुल हर चीज के लिए रहना है। मेरे साथ कुछ कर्म कांड हो जाता है कि अब अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है, मुझे लगता है यार ये क्यों हुआ, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, नहीं फिर जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो ऑडियंस भी रिलेट करेगी। 4-5 साल पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जो आपको आज राइज एंड शाइन करवा रहा होगा। हाँ, कभी कभी हम रिग्रेट करते हैं कि यार अभी ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वही चीज हमें पे ऑफ करती है नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में आगे जाके। 100%। तो अब सोचो ना कि अगर ऊपर वाले ने वो लिखा है आपकी लाइफ में इंसिडेंट, वो क्यों लिखा है? आपको निखारने के लिए। एंड अगेन इट्स अबाउट माइंडसेट। अगर आप निखरने के लिए माइंडसेट को ट्रेन करोगे तो आप निखर जाओगे, अदरवाइज बिखर जाओगे। हाँ। 100 करोड़ लोग हैं वैसे भी देश में, एक बन के रह जाओगे। ओह माय गॉड। तो आप वैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो मैनिफेस्टेशन के लिए? क्या मतलब पॉजिटिव बोलते हो, लिख कर करते हो, क्या है? देखो, सबसे पहले तो ना मैंने नहीं वर्ड हटा दिया जिंदगी से। ओके। ये मुझसे नहीं हुआ, ये क्लाइंट नहीं आया, नेवर, नो, नथिंग, इम्पॉसिबल, ये वर्ड्स आपने हटा चुके हो। हाँ, मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई क्लाइंट 1-to-1 कॉल पे जाता हूँ, किसी क्लाइंट ने बोला कि आई थिंक वी आर नॉट द राइट फिट, या कुछ क्लाइंट्स को तो मैं ही भगा देता हूँ। अच्छा। तो किसी ने मेरे को ये लगा कि यार ये अच्छा क्लाइंट है, मुझे चाहिए था, ये नहीं मिला, बोला मिलेगा। मेरे दिमाग में कुछ भी आता है अभी। और दूसरी चीज में पास्ट हटा चुका हूँ, मतलब फ्यूचर हटा चुका हूँ। ये होगा नहीं, हो चुका है, हो चुका है, मैं जी रहा हूँ। मैं दिलजीत दोसांझ से मिला था मुंबई के अंदर, और वहां पे मैंने देखा है वो इंसान बालकनी में एकदम बिल्कुल एनर्जेटिकली गा रहा है, जैसे कि पता नहीं कितनी ऑडियंस है सामने। ओके। और वहां पे कोई नहीं था। वहां पे लाइट्स दिख रही थी, हाँ। बालकनी थी होटल की, हाँ। और वो गाए जा रहा है, और ऐसा पसीना पसीना हो गया। मुझे लगा ये कुछ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। सो जब ये चीज हुई तो मुझे लगा क्या हो गया पाजी, पाजी इतनी ऑडियंस बैठी हुई है इतने की गला कर दे पे तुसी। बोले ये सटक गया इंसान। बट देन वो दिल्ली में इल्यूमिनाटी टूर हुआ, तो वो जो चीज वहां पे मैंने वो बॉडी लैंग्वेज, वो एक्सप्रेशन देखा था, वो मैंने सेम वीडियोस में देखा।
सो ही वॉज लिविंग दैट सिचुएशन जो कि हमारे हिसाब से होने वाली थी, या होती या नहीं होती, बट वो इंसान उस टाइम पे प्रेजेंट में उस जगह पे जी रहा था। हाँ, विराट सर भी यही कहते हैं कि पूरा वो मैच एक दिन पहले ही माइंड में प्ले कर चुके होते हैं कि क्या करना है, कैसे मैं खेलूंगा, क्या चीज होने वाली है, एंड नेक्स्ट डे वो चीज होती है। 100%, इट्स अबाउट बिलीफ। कि आप कितना बिलीव कर रहे हो। यू बिलीव्ड अ लॉट इन मैनिफेस्टेशन। माई लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ओनली। इसलिए आपको परमीश शर्मा, दिलजीत सर, ये सब बहुत पसंद है। करेक्ट। दे बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। अच्छा, इंडिया का जो यूथ है ना, वो ना हार्डवर्क से बहुत भागता है, मैंने देखा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और अभी आपको पता है इस चक्कर में कॉकरोच जनता पार्टी पता नहीं क्या क्या चीजें बन चुकी है। अपना व्यू पॉइंट दो इस पे। देखो, व्यू पॉइंट सिंपल है। अगर आप काम से भागोगे तो पैसा आपसे भागेगा। अगर पैसा आपसे भागता है तो सच्चाई यही है, अगर आप मेल हो, आई एम अगेन ट्राइंग टू ऑब्जेक्टिफाई समथिंग, बट अगर आप किससे पैसा भाग रहा है, आपसे दूर पैसा जा रहा है, तो आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके फैमिली मेंबर, हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड भी आपसे दूर भाग गया, बिकॉज दिस इज द रूल। एक कोट पढ़ा था मैंने, बोलना सही है नहीं है पता नहीं, ओनली डॉग्स एंड वुमेन्स आर लव्ड अनकंडीशनली। सही बात है। मतलब इसमें मैं ये नहीं बोलूँ कि सही बात है, मुझे ये लगता है, दिस इज माई व्यू पॉइंट। ऐसा नहीं बोल रहा कि फीमेल्स आर नॉट गुड। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई सिस्टर। अगर वो ना होती तो मैं शायद आज जिंदा भी ना होता जिस सिचुएशन में मैं था। मेरी मदर तो है ही है, उसके अलावा काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत सपोर्ट किया है, एंड दे फीमेल्स। सो दिस इज नॉट अ जनरलाइज स्टेटमेंट, बट दिस इज द स्टेटमेंट टू अवेकन यू अप कि भाई अगर तुम पैसा नहीं कमा रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो। एक मैंने अभी किसी का स्टेटस देखा था, उसमें किसी ने बोला था, जब तक भाई तेरी जेब में पैसा है तब तक लोग पूछेंगे तू कैसा है। दिस इज द हार्श रियलिटी। पेरेंट्स भी एक पॉइंट के बाद हट जाएंगे, फ्रेंड्स भी हट जाएंगे, रिश्तेदार भी हट जाएंगे, सब हट जाएंगे। अगर आपको हार्ड वर्क नहीं करना है तो कर लो ना मजदूरी जाके। हमारे यहाँ आसपास ही कॉल सेंटर है, 12-12 हजार में, मतलब कुत्तों की तरह लोग भरे पड़े हैं। क्या उनके पास पोटेंशियल नहीं है? क्या वो हार्डवर्क नहीं कर रहे? कर रहे, बट डायरेक्शन गलत है। सो सारी चीजें ना कंबाइन होके आपको रिजल्टेंट की तरफ लेके जाती है। एक ऐसी सवाल आ रहा है, अपने पैसों की बात करी, मनी कैन ब्रिंग हैप्पीनेस और नॉट? 100%। पक्का 100%। मतलब आपको लगता है कि मनी सॉल्यूशन है बहुत चीजों का? मनी इज लाइक डेटॉल, इट किल्स 99.9% प्रॉब्लम्स। ओके। अगर आपके पास पैसा है, हाँ। देखो 4 पैरामीटर्स होते हैं लाइफ के, हेल्थ, वेल्थ, लव, हैप्पीनेस। हेल्थ, इफ यू हैव मनी you can invest on good food, you can invest on gym, you can invest on dietitians, you can get your body checked, tested, everything. उसके बाद है wealth तो पैसा ही है। उसके बाद है love। मैंने पहले ही इस चीज को क्लियर कर दिया। हाँ, पैसा नहीं होगा तो कहाँ पालोगे, कैसे करोगे आगे? और लोग बोलते हैं हैप्पीनेस नहीं आती पैसे से। हाँ। अब एक बात बताओ, आप बुर्ज खलीफा में बैठे हो, हाँ। आपका अपना पेंट हाउस है, और उसके अलावा नीचे जाते हो लैम्बोर्गिनी में, आप घूमने जा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, कहां से दुखी रहोगे आप? सही बात है। पॉइंटलेस बात। जैसे कि ना आजकल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दे आर अनएम्प्लॉयड और पैसे होते नहीं है, एंड वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को उनको गोल्ड डिगर्स बोल देते हैं। ये सब चीजें रहती है उनके माइंडसेट में कि दे आर गोल्ड डिगर। तो क्या एक गर्ल का माइंडसेट आपको क्या लगता है गोल्ड डिगर वे में चल रहा है, या फिर सही में एक बंदे को कमाना ही चाहिए? इट्स नॉट अबाउट गोल्ड डिगिंग एंड समथिंग। देखो, ये माइंडसेट गलत है। हाँ। वो लड़की भी आज की डेट में अगर आपके साथ है, सो वो भी सिक्योरिटी चाहती है। आप भी सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो, आप पैसा क्यों कमा रहे हो? ऑफ कोर्स कि अच्छी लाइफस्टाइल हो, अच्छे से जिए, और मतलब एक लॉन्ग टर्म अपना रिलेशन भी अच्छा चले, और क्या। हम पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ताकि आगे जाके मतलब वो काम है, कभी कोई मुसीबत हो गई, कुछ हो जाए, हमारे पास पैसा होना चाहिए। यहाँ पे हर चीज पैसों से ही मिलता है, ऐसा नहीं मिलता। क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए। हाँ, सिक्योरिटी। अब सामने वाले को भी अगर सिक्योरिटी चाहिए तो वो गोल्ड डिगर कैसे हो गया? तो कुछ ऐसा गलत नहीं है ना? अगर हम पास्ट में देखें, हाँ। अगर हम माइथोलॉजी को स्टडी करें, तो मेंस यूज्ड टू वर्क। तो ये चीज तो उस टाइम से चलती आ रही है ना, कब से चल रही है। तो हम इस चीज को इस तरह से क्यों देख रहे हैं? तो आपको लगता है कि ये चीज तभी हो रही है कि एक आदमी नहीं कमा पा रहा तो इसलिए वो बोल रहा है? 100%। है ना? अगर कोई बंदा अगर अमीर है, पैसे वाला है, वो शायद ये चीज बोलता भी नहीं है। आपने भी बोलता हो सुना है? आई हैव पीपल इन माई कनेक्ट जो 100 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़ वाले लोग हैं जिनका नेटवर्थ इतना है, वो कभी इस तरह की बात नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। मतलब उनका ये माइंडसेट होता है, वो किसी के बारे में बुरा भी नहीं बोलेंगे। हाँ। सो विल बी लाइक, अच्छा ये ऐसा है, कोई बात नहीं। तो ये किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले कैसे टेस्ट करा जाएगा कि ये स्टार्टअप फेल नहीं हो?
सक्सेसफुल हो? कोई तरीका है? देखो, पहला स्टार्टअप किसी का नहीं चला, तो फेल तो होना पड़ेगा। इट्स द पार्ट ऑफ प्रोसेस। अगर आप नर्सरी में एडमिशन ना लो और सोचो कि 12th में सीधा एडमिशन लेके आप सीधा ग्रेजुएशन करने लग जाओगे, सो इट्स नॉट पॉसिबल टेक्निकली। सो फॉर बैक टेस्टिंग ऑफ आइडियाज वी हैव टूल्स लाइक चैट जीपीटी, और ये सभी चीजों पे आप एमवीपी डिप्लॉय करो, उसको बोलो कि भाई ब्रूटली ऑनेस्ट होके मुझे बता। यू कैन ट्राई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बाय वाईसी और ये सभी, तो उनका यूज कर सकते हो टू वैलिडेट एन आइडिया। बट देखो, फेलियर तो आएगा। तो आप ये कह रहे हो कि करके देखो, तभी पता चलेगा, ऐसे तो नहीं मालूम पड़ने वाला है। और साथ में पहले हम उस पे जीपीटी पे ऐसे जाके किसी भी एआई टूल का यूज करके पता कर सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है बिजनेस में। हाँ, उसका ये देखो मार्केट, टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है, कितने लोग बाय कर सकते हैं उसको, उनकी बाइंग कैपेसिटी क्या है, उनका आईसीपी क्या है, अगर मेरे को रीच आउट करना है किस पर्सोना को रीच आउट करना पड़ेगा, वो सभी चीजें हैं। तो वो तो टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया। बट दूसरी चीज है, अगर आप सोच रहे हो स्टार्टअप करने का, तो एक गुजराती लोग बोलते हैं कि अगर आप किसी बिजनेस को 900 दिन नहीं दे सकते हो तो आप बिजनेस मत करो, क्योंकि 900 दिन बाद ही सक्सेस मिलती है। 900 दिन मतलब 3 साल अप्रोक्सीमेटली। समझ गया। अच्छा, आप चाइना भी जा चुके हो, चाइना जाके कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा जो आपको लगा कि यार दे आर बेटर देन अस? मैं बोलना नहीं चाह रहा था ये बात, बट इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज फक्ड। ओके, हाउ? यहाँ पे मैं किसी स्कूल को जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ। जो टीचर्स हैं, आपके पीटी के टीचर्स होते हैं, दे आर वेरी स्लगिश। वहां मैंने देखा है कि एक टीचर, बच्चे होंगे अराउंड 5-6 साल के बच्चे, 4 किलोमीटर का राउंड जो होगा उसका 4-4.5 किलोमीटर का राउंड, उधर की लोकल लेडी से मैंने पूछा था, सो इट वाज 4 किलोमीटर का राउंड। वो बंदा आगे आगे भाग रहा है, बच्चे उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, जैसे शिनचैन में देखते थे। वो एक्चुअल में हो रहा है। और फिर मुझे लगा कि 2 घंटे बाद मैं बैंक ऑफ चाइना से कुछ डॉक्यूमेंट लेके, मतलब मेरा अकाउंट ओपनिंग था उस दिन, तो वहां से जाने के बाद जब हम आए, फिर वो बंदा भाग रहा था। फिर मैंने देखा बच्चों की ड्रेस चेंज हो गई है। देन आई आस्क्ड दैट लेडी जो उस स्कूल के बाहर थी, तो शी सेड कि यहाँ पे ऐसे ही होता है, हर क्लास का अलग ड्रेस कोड होता है। एंड अब सोचो जो टीचर है वो कितना डेडिकेटेड है कि वो भी दौड़ रहा है बच्चों के साथ। माय गॉड। दूसरा, हम यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं, बाबर ने ये किया, किसी ने ट्रिग्नोमेट्री आज तक यूज किया लाइफ में। अब वहां पे क्या है, रोबोटिक्स सिखा रहे हैं। मतलब बच्चों को उन्होंने दुकान पे बिठा रखा है, 12-12 साल के बच्चे, उनके साथ दुकान में बैठ के बिजनेस सीख रहे हैं। और तो हमारे यहाँ मारवाड़ी कल्चर में ये चीज होती है, देन दे आर सक्सेसफुल। स्कूल में ना स्टार्टअप के लिए आई थिंक सो बचपन में पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट स्टार्टअप, इट्स अबाउट माइंडसेट ग्रोथ। उनका माइंडसेट क्या ग्रो कर रहा है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। हम ये याद कर रहे हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। आपको ऐसा लगता है कि चाइना हर किसी को जाना चाहिए? देखो, चाइना हर किसी को जाना चाहिए। मेरे को लगता है कि अगर आपको चाइना जाना, कोई महंगा भी नहीं, मेरा अराउंड 1.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा हुआ था सिंगल पर्सन का। सो अगर आप चाह रहे हो कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी करना है, चाहे आपको जॉब भी करनी है, बट आपको चाइना जाके आपको वो माइंडसेट मिलेगा जो आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। अच्छा, मतलब वहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हम देखते हैं टेक्नोलॉजी वाइज, वहाँ के हार्ड वर्किंग बच्चे, हार्ड वर्किंग चीजें जो यहाँ पे मिसिंग है। इट्स नॉट अबाउट कि टेक्नोलॉजी वाइज, उनका माइंडसेट बहुत अलग है। दे आर गेटिंग मैरिड एट 35, और आजकल के 10th 11th के बच्चों को देख लो, दे आर वेरी डेस्परेट। सब प्यार मोहब्बत किस्सों में फंसे हुए हैं। हाँ, और दूसरी चीज मैंने देखी, वहां पे एक लड़की थी, देयर वाज अ रेस्टोरेंट, चाइनीज में कुछ लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता, इन फुतियान में था ये। वहां पे एक लड़की थी, शी वाज क्लैपिंग एंड इस साइड को एरो हाथ दिखा रही थी कि इस साइड हमारा रेस्टोरेंट है। वो लड़की, मैं 3-4 घंटे बाद कुछ गिफ्ट लेके आया अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए, वो लड़की फिर वही कर रही थी, रेपिटेबल टास्क कर रही है वो। हम अरे बैठ जाएंगे, अरे आ जाओ ढाबा खुला है। So it's like that. Mindset बहुत डिफरेंट है। यहाँ के ना लोगों को मैंने एक चीज नोट करी है, मतलब मैं जब मेट्रो में ट्रैवल करता था तो मैंने एक चीज देखी कि द्वारका मोड़ से लोग नोएडा आ रहे हैं और नोएडा से द्वारका मोड़ उतर रहे हैं, सेम यही। यानी कि वहाँ की सारी जनता, दिल्ली की ऑलमोस्ट जनता नोएडा आके काम कर रही है, और वही एक रूटीन बन चुका है, एक ही सर्कल में फंस चुके हैं वो, कि उनको कॉल सेंटर में आके बैठना है, अपने वही वो 12 घंटे जो भी वो देने हैं, उसके बाद घर जाना है, अपनी वही जो उनकी डेली की लाइफ है। कोई अलग माइंडसेट से जैसे लगता है सोचता ही नहीं है। इंडिया में सब एक ही भीड़ में फंसे हुए, ये फीलिंग आ रही है मेरे को। देखो, ये लोगों की भी गलती है, दूसरे सिस्टम की भी गलती है। क्योंकि अगर हम इसको सिर्फ देखें कि लोग क्यों लगे पड़े हैं, क्योंकि लोगों के पास कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है।
और वो इस माइंडसेट से एजुकेशन सिस्टम में ट्रेन हो चुके हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना या तो आता नहीं है या तो वो करने से डरते हैं। अभी एक एग्जांपल लेके चलते हैं, किसी की जेब में ना पैसे नहीं है और उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब अंदर से आ रहा है कि करना है, तो ₹0 से, यानी कि 0 इन्वेस्टमेंट से बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है? क्या इसका सॉल्यूशन पहले तो ये है कि है ये पॉसिबल या नहीं है, और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, कैसे चलाना है, हाउ? देखो, पहली चीज, इफ यू हैव स्टील वॉल्स देन ओनली स्टार्ट द बिजनेस। क्योंकि ऐसे दिन भी आएंगे जहां आपको मैगी के लिए पैसे ढूंढने पड़ेंगे इफ यू आर नॉट इन सेकंड जनरेशन ऑफ बिजनेस। सेकंड जनरेशन मीन्स आपके बाप दादा ने आप पे बहुत एहसान कर दिया है ऑलरेडी एंड यू हैव दैट मनी इन योर बैंक। सो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में यू कैन स्किप दिस पार्ट, बट दिस इज द रियलिटी इफ यू हैव स्टील बॉल्स। और अगर आपको स्टील बॉल्स नहीं है और आप फैमिली बिजनेस को भी कंटिन्यू कर रहे हो तो रिस्क नहीं ले पाओगे, वो भी डुबा दोगे। अच्छा, वो भी डुबा दोगे? 100%। मैंने कई ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं अपने साथ में। मतलब ऐसा नहीं कि 10-20 करोड़ की फैक्ट्री है या कुछ ऐसा है, 500 करोड़ का टर्नओवर उनका है, पब्लिक जाने की प्लानिंग थी, फादर एक्सपायर हो गए, बच्चे को इतना एक्सपोजर नहीं था और सारी चीजें डूब गई। ओह माय गॉड। अच्छा, एक चीज बताओ, चलो ठीक है कि मतलब एक गूदा ले आया बंदा कि यार करना है, आपने भी वैसे मतलब गूदे के साथ ही स्टार्ट किया होगा ये सब। आप फर्स्ट जेन या सेकंड जेन? फर्स्ट जेन। ओह माय गॉड, ठीक है। तो आपने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट कैसे उठाई थी, पहले तो अब यही बताओ। यार इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं उठाई, कैसे तो इन्वेस्टमेंट बूटस्ट्रैप्ड कंप्लीटली। और जो मेरे इन्वेस्टर हैं वो है मेरी ताई जी, वही पूछ रहा था मैं, मेरी मामी, मेरे मामा जो वो पैसे देते थे। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग करके आ गया। तो ऐसे ऐसे चीजें चलती चली गई। एंड व्हेन यू हैव दैट माइंडसेट ना, तो ऊपर वाला भी आपको सही लोगों से मिलवा देता है। अच्छा, आपने जैसे रिश्तेदारों के एग्जांपल लिए, वो है कि मतलब जो बीच बीच में आके जो रिश्तेदार पैसे दे देते हैं, हाँ। उनकी कलेक्शन से यू स्टार्टेड अ बिजनेस। ओह माय गॉड। तो आज की डेट में किसी भी बच्चे को अगर शुरू करना हो तो वो अपनी पहली इन्वेस्टमेंट कहाँ से, घर से ले, क्या करे? क्योंकि कुछ तो चाहिए, देखो स्टार्ट करना है तो। देखो, अगर आपका माइंडसेट है ना, हाँ, तो आज की डेट में एक तो माइंडसेट चाहिए, दूसरा आपको नेटवर्क चाहिए। नेटवर्किंग में पैसा लगेगा। देखो, पहली चीज तो अपने पेरेंट्स साथ क्लियर रहो। ठीक है, मैंने मेरे पेरेंट्स को आज तक नहीं पता कि मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया था। आई हैड लाइक 17,000 सब्सक्राइबर्स और ये सब। तो उस टाइम पे उनको ये था कि यार बैंक पीओ, क्लर्क, बहुत इंटेलिजेंट है तो यूपीएससी, ये गवर्नमेंट जॉब्स। तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया इस वे में नहीं, बट उनको ये था कि जो कर रहा है ठीक कर रहा है, बट उनको यूट्यूब का बताया ही नहीं डर के मारे। समझ गया। बिकॉज मेरे फिजिक्स के टीचर थे हांडा सर, उन्होंने बोला यूट्यूब कर रहा है, इस वजह से इसके नंबर नहीं आ रहे, ये बोल दिया था। हाँ, तो मेरा एक पुराना चैनल डिलीट भी हो गया था। ओह माय गॉड, उस पे कितने सब्सक्राइबर्स थे? 800 के आसपास था। 800 वाला डिलीट हो गया था, ठीक है। उस पे मैंने अराउंड 150 वीडियोस डाली थी। मतलब मेहनत वहाँ बहुत कर रखी थी आपने, मतलब बहुत पहले सब यूट्यूब कर रहे हैं। हाँ, 2016-17। तो एक अंदर से था कि यूट्यूबर भी बनना है, मतलब करना है। देखो, एंड रिजल्ट यही था जिससे मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था कि मुझे पैसा बनाना है। ठीक है। और दूसरी चीज, पैसा मुझे ऐसा बनाना है कि मैं किसी का नुकसान करके ना बनाऊं। एथिकल बिजनेस के थ्रू एथिकल काम करके आप चाह रहे थे। अभी मैं आपको एक चीज सिनेरियो बताता हूँ, आपको तो पता ही है। हमारे एक यहाँ पे क्लाइंट आए थे, अच्छा, फिटनेस में थे वो। तो उनसे हमने 50,000 रुपीज चार्ज किया था एंड उनको रिजल्ट नहीं आए। 2-4% केसेस हमारे यहाँ पे ऐसे रहते हैं, रिजल्ट नहीं ला पाते हैं। हाँ। उन्होंने बोला कि आप इसमें एड स्पेंड में आप खुद डाल दो। तो वी हैव स्पेंड अराउंड 60-70,000 रुपीज ऑन हिज एड्स टू गेट देम स्टेबल। आपने खुद का पैसा डाल दिया? हाँ, क्योंकि उसने मेरे पे ट्रस्ट किया है। समझ गया। तो अगर मैं रिजल्ट ला रहा हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, नहीं ला रहा हूँ तो भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। हाँ, 101%। आपने ना एक किस्सा मुझे और सुनाया था कि जैसे कि एड एजेंसी इनकी, तो आपने मुझे एक बार बताया था कि कोई एक पर्सन आया था आपके ऑफिस में एंड वो कैश रख के चला गया था। वो क्या किस्सा है, एक बार ऑडियंस को बता सकते? देखो, ही वाज इनटू सम शेडी स्टफ। इसी टेबल पे उसने 1 करोड़ रुपए रखा था। 1 करोड़ इस टेबल पे रख दिया था? शेडी स्टफ लाइक शेडी स्टफ इनटू गैम्बलिंग एंड ऑल। ओके। तो उसने मुझे बोला और कितना चाहिए ये बता। मैं उसको गाली देके बोला था कि भाई अगर तुझे लगता है तू मेरा ईमान खरीद सकता है तो तू गलत टेबल पे बैठा है। इसी रूम की बात है वो। समझ गया। तो आप गैम्बलिंग वैम्बलिंग की एड्स नहीं उठाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब किसी का नुकसान हो रहा है ना। देखो, अमीर आदमी नहीं फंसेगा, गरीब आदमी फंसेगा या मिडिल क्लास फंसेगा। और अगर वो, देखो, मनी इज एनर्जी, अगेन मनी इज एनर्जी। अगर वो गलत तरीके से आ रही है तो या तो हेल्थ खराब करेगी, या आपका मनी साइकिल खराब करेगी, या आपका लव खराब करेगी, हैप्पीनेस खराब करेगी। अब अगर चारों चीजों में से कुछ भी खराब हुआ
तो क्या पैसा ऐसे फायदा देगा? तो आपको लगता है कि गैम्बलिंग का पैसा टिकता नहीं है? देखो, इट्स नॉट अबाउट टिकना, इट्स अबाउट द वैल्यू। अब कोई इंसान का पैसा लूज होगा तो क्या दुआ देगा? नहीं, बद्दुआ ही देगा। बद्दुआ देगा। और एंड मनी इज एनर्जी, तो वो बद्दुआ लेके आप तक आएगी। 100%। तो क्यों बद्दुआ लेनी फालतू में? सही बात है कि किसी का पैसा क्यों मारना है भाई, किसी का पैसा मार के कुछ नहीं मिलने वाला है। आप एक बारी के लिए अमीर हो जाओगे, बट उसके बाद जो देखो, भगवान का एक रूल है, इसमें बोलता हूँ 10x रूल। तो मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट्स उनको भी सिखाता हूँ, इफ यू गिव 10 रुपीज, गॉड विल गिव यू 100 रुपीज। 10x रूल मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है। अगर आपने किसी से 100 रुपए लिया तो 1000 रुपए होकर वापस जाएगा, चाहे वो आपकी बीमारी पे जाए, चाहे वो एक्सीडेंट पे जाए, चाहे गाड़ी ठुक जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, बट वो जाना तय है और 10 गुना होके जाएगा। तो इसका मतलब उधार नहीं लेना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट उधार। अगर आपकी टेंडेंसी है उधार को वापस देने की, सो दैट इज अ लोन। अगर आपने सोचा कि कोई क्लाइंट होते हैं पैसा मार लेते हैं कि अरे काम हो गया, पैसा निकाल लिया, अब छोड़ो, दूसरी एजेंसी पे जाते हैं। मैंने कई एग्जांपल्स देखे ऐसे, बिल्कुल बर्बाद होते हुए देखे। अच्छा। एंड जो 40-50 लाख रुपए महीने में पहुंच गए थे, उनको लगा यार अब उनको 2-3 लाख की बिलिंग जा रही है, आप कुछ और स्विच करते हैं, क्योंकि कर्मा है। Whatever you give, you'll get back. 10x रूल। इतने सारे एआई टूल्स आ चुके हैं, जैसे कि क्लॉड, चैट जीपीटी, ऐसे बहुत सारे हैं। एआई से कैसे पैसा बनेगा? कैसे कोई भी पर्सन एआई से पैसा बना सकता है? देखो, नाउ डेज मैंने पहले ही बोला था, स्किल इज नॉट अ लेवरेज। स्किल आजकल एआई वो काम करते रहा है, 80% एक्यूरेसी से करे, 70% एक्यूरेसी से काम कर रहा है। ठीक है, 2 लेवरेज हो सकती है आपके पास। पहली लेवरेज आपका नेटवर्क, दूसरा आपका फाइनेंशियल स्टेटस। अगर आपके पास इनमें से एक चीज भी है, और इन चीजों को अगर आप बोलो कि एआई से पैसा कमा सकते हो, डेफिनेटली कमा सकते हो, बट उसके लिए 2 ही स्किल्स लगते हैं। हर जगह 2 ही स्किल काम आते हैं। एक तो आपका स्पीकिंग स्किल, मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा सेल्स। अगर आपके पास ये 2 स्किल्स हैं, यू कैन एनी मार्केट, रियल एस्टेट, फाइनेंस, इवन क्रेडिट कार्ड बेच के भी लोग इतने अमीर बने। मेरे पास ऐसे केस स्टडीज हैं। अच्छा। जो मतलब 5-5 करोड़ का घर ले चुके हैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड बेच के। सेल्स की पावर है, कम्युनिकेशन स्किल्स की है ना, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को भी ना आज के डेट में डिजिटल सर्विस का बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या रोड मैप होगा? देखो, रोड मैप कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूं मैं। चैट जीपीटी से जो पूछोगे वही बताऊंगा मैं। तो उसका कोई पॉइंट नहीं है इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने का। अभी आपने बोला कि सेल्स एक ऐसी पावरफुल स्किल है जिसकी मदद से कोई भी पैसा कमा सकता है, लेकिन मैंने देखा ना कि जितने भी सेल्समैन होते हैं ये सोचते हैं यार सेल्स का काम ना बहुत नीचे का काम है, मतलब कोई वैसा नहीं है, कुछ वो फीलिंग नहीं आ रही। तो आपका क्या कहना है? देखो, पहली चीज, हमारी जो सेल्स सिखाया गया है कि सेल्समैन घर पे आके पैसा लेके जाता है, ये लेके जाता है। देखो, पहली चीज हमारे को ये चीज हटानी पड़ेगी। दूसरा, सेलिंग इज हेल्पिंग। सेलिंग इज हेल्पिंग। सेलिंग इज हेल्पिंग। इफ आई एम सेलिंग माई पॉडकास्ट स्टूडियो का सर्विस, आई एम गिविंग 10 लाख का इक्विपमेंट फॉर फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस। समझ गया। दूसरी चीज, सेल्स नीचा काम है। अच्छा, एक बात बताओ वैभव, अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, हाँ। मेरी टीम सर्विस दे रही है, हाँ। कोई तो सेल्स कर रहा है, हाँ। जिससे पैसा आ रहा है। सही बात है। सो किसी भी बिजनेस में जो पैसा आता है वो सेल से आता है। और जो लोग बोले कि हम जॉब वाले हैं, ये है, अच्छा आपको सैलरी मिल रही है? हाँ मिल रही है। क्या आपके उधर एचआर डिपार्टमेंट है? हाँ है। सेल्स डिपार्टमेंट है। अगर सेल्स डिपार्टमेंट बंद हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट में सारे लोग स्ट्राइक पे चले गए, सैलरी आएगी अगले महीने? नो, बेचने से ही है। एवरीथिंग इज सेल्स। बचपन में बच्चा टॉफी लेने के लिए रोता है, दैट इज ऑल्सो सेल्स। गर्लफ्रेंड टाइम मांगती है बॉयफ्रेंड से, बाय डूइंग इमोशनल ड्रामा इज ऑल्सो सेल्स। कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। वी आर सेलिंग इमोशंस इन दैट केस। कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता है। सो एवरीथिंग इज सेल्स। अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप मेरे साथ बैठे हो, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है व्यूज आ सकते हैं, हाँ। मुझे लग रहा है मेरी प्रमोशन हो सकती है, दैट इज ऑल्सो सेल्स। इट्स अ टू-वे कम्युनिकेशन, टू-वे रिलेशन। इफ यू हैव अ गुड प्रोडक्ट, देन सेलिंग इज हेल्पिंग। ओके, दैट्स इट। ठीक है, आपने बोला सेलिंग इज हेल्पिंग, तो कोई भी पर्सन सेल्स सीख कैसे सकता है आज की डेट में? देखो, ये बेकार क्वेश्चन मेरे से मत पूछा करो। यूट्यूब भी है आपके पास, चैट जीपीटी भी है आपके पास, कोर्सेज भी हैं आपके पास, आपको सब पता है। बट जो लोग इस क्वेश्चन के लिए देख रहे हैं ना भाई, पहले अपना दिमाग लगाओ। हर चीज को ले जाके अगर आप डॉक्टर के पास ले जाओगे ना तो सही नहीं है। वो भी आपको एक बार बोलेगा अच्छा सर में दर्द हो रहा है, ओके, अच्छा मेरे को ना स्किन में ऐसा लग रहा है, ये हो रहा है। तो भाई हर चीज आप किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हो। बिजनेस किसका है? आपका है, हमारे। तो आप अगर ये सोच के आ रहे हो कि इस पॉडकास्ट में जाके मैं सीखूंगा कि मेरे को ये कैसे देखना है, भाई आपको नहीं पता है क्या? इतने बेवकूफ हो? आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास यूट्यूब है जिसपे वीडियो देख रहे हो। आपके हिसाब से बेस्ट फ्यूचर इंडस्ट्रीज क्या क्या है?
देखो AI इज द नेक्स्ट बिग थिंग, और जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग में है, या कहीं पे भी है, जहाँ पे आप किसी को कॉस्ट सेव करने में हेल्प कर सकते हो, स्केल करने में हेल्प कर सकते हो, और ह्यूमन डिपेंडेंसी कम करने में हेल्प कर सकते हो, दैट इज अ बूमिंग इंडस्ट्री. अगर हम देखें डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ने वाली है, तो वो सभी चीजें तो हैं ही हैं. बट इस पॉडकास्ट के कंटेक्स्ट में हमें यही करना चाहिए कि कहाँ पे हम एक लेवरेज पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं सामने वाले पर्सन के लिए, बिकॉज सेलिंग इज हेल्पिंग. सो वी आर हेल्पिंग सामने वाला पर्सन टू गेट द प्रॉब्लम रिजॉल्व विदाउट द पेन पॉइंट. दैट्स इट. अच्छा, अब एक अगले सवाल पे चलते हैं. बिजनेस आइडिया पे जानना चाहता हूं मैं कि कोई भी पर्सन आज की डेट में पहले तो बिजनेस आइडिया कहाँ से लेकर आए. आपने पहले तो आप कहाँ से लेकर आए थे, पहले तो मैं यही जानूंगा कि आपने अपना बिजनेस आइडिया कैसे एक्सप्लोर किया था. देखो, बोलते हैं ना, जब आप ऊपर वाले पे भरोसा रखते हो तो वो आपकी तकदीर में वो लोग ले आता है, वो चीजें आपके लिए रोड मैप प्लान कर देता है. बट आपका माइंडसेट होना चाहिए. मैं अच्छे लोगों से मिला, काफी अच्छे लोग हैं, जिनका मैं नाम लूं ना लूं मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट दे एक्टेड लाइक अ मेंटोर. मैं तो गॉड भी बोल सकता हूँ, गॉडफादर इस इंडस्ट्री के लिए, जिन्होंने मुझे गाइड किया. बट अगेन इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट. अगर आप स्टार्ट करते हो और अगर आपने सोच लिया कि आपको स्टार्ट करना है, एंड इफ यू हैव दैट गुदा, उस पॉइंट पे भगवान भी बोलेगा ना. वो एक गाना भी था, खुदा भी पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है. सो इफ यू हैव दैट माइंडसेट, तो खुदा ही बोलेगा कि बता बंदे तेरी रजा क्या है. ओके, तो आप जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी में हुए, यहाँ का क्या प्लान था, कहाँ से आया, मतलब कि किसी ने बोला था कि यार इस इंडस्ट्री में पैसा है यहाँ पर तभी, या मतलब खुद से ही था. अच्छा पापा, मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, आप गाड़ी ड्राइव करते हो? हाँ. अब आप गाड़ी ड्राइव करते हो, आपने रात में गाड़ी ड्राइव की है कभी? हाँ. आपने हेडलाइट ऑन करी है? हाँ. आपने भी देखा है कि हेडलाइट ऑन करने के बाद क्या आपको पूरा रास्ता दिख जाता है? नहीं. आपको 100 200 मीटर 300 मीटर दिखता है. 300 मीटर, हाँ, थोड़ा. तो वही ये रास्ता आपका बनता चला जाता है. रास्ता आपका खुद ब खुद बनता जाएगा. आपको बस एस्केलेटर पे पैर दे के रखना है. समझ गया. आपने कौन सी एक ऐसी स्किल पे फोकस करा जो आपकी आज भी हेल्प कर रही है? देखो, पहला तो था कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन और सेल्स ही था मेरा जो स्किल था. उसके बाद जितने भी फेसबुक एड्स आप देखते हो या बाकी चीजें देखते हो, वो सब चीजें सीखी जा सकती हैं. मेरी नजर में जितना मैंने आपको एड्स में देखा है, मुझे लगता है कि जितना आपको एड्स आता है, तो एड्स के थ्रू आप हर चीज सोचते हो, तो कैसे इसकी मार्केटिंग कर लूं, कैसे इसकी मार्केटिंग करके यहाँ मैं प्रोडक्ट ग्रो कर लूं. आई थिंक सो आपका जो मेन पावर है वो एड्स है. देखो, एड्स इज नॉट समथिंग दैट कांट बी लर्नड. ठीक है, सेल्स और कम्युनिकेशन में आने में टाइम लगता है. ओके. क्योंकि अब सेल्स और कम्युनिकेशन में अच्छा था, तो किसी ने मुझे एड सिखाई, किसी ने मुझे बोला कि यार तू ड्रॉप शिपिंग क्यों नहीं ट्राई करता. अच्छा, एड्स कहाँ से सीखी आपने? सो एड्स की ऐसी स्टोरी है कि देयर इज वन फ्रेंड ऑफ माइन, हिज नेम इज अनंत मिश्रा. ओके. सो उससे पहले ही मैं बेसिकली यूट्यूब एड्स रन करता था फॉर व्यूज. अनंत मिश्रा स्टार्टेड ड्रॉप शिपिंग मेरे कॉलेज से ही था. ही इज इन पेटीएम राइट नाउ, बैंगलोर. तो ऐसे स्टार्ट हुआ, उसको देखा मैंने कि एड्स रन कर रहा है. मैं छोटे लेवल पे एड्स रन करता था फेसबुक वगैरह पे. उसने देखा कि परचेज एड्स लगाते हैं, तो फिर उसके बाद मैंने जो एड्स का सीखा, मतलब जो फाउंडेशन कोर्सेज थे मेरे, वो था डिजिटल प्रतीक का कोर्स था. उसके बाद मैंने डिजिटल दीपक का इंटर्नशिप प्रोग्राम किया था. तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है पेड एड्स वाले वर्टिकल के अंदर. तो आपने कोर्सेज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करा है. क्या आपको लगता है कि कोर्सेज में इन्वेस्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स को? चलो, इसका मैं सीधे सीधे जवाब दे दूं तो क्या मजा आएगा. हाँ. आपने नर्सरी से 10th तक पे किया, हाँ. 10th से 12th तक पे किया, 12th से कॉलेज में पे किया, किस लिए? वो एक एजुकेशन आए, सीखने को मिले. नहीं, जॉब के लिए. जॉब के लिए, ऑफ कोर्स, कि काम मिले, आगे जाके पैसा मिले. सो व्हेन यू आर थिंकिंग कि आप बिना पैसा लगाए सीख लोगे चीज़ों को, आप सीख सकते हो. बट जब तक आपको स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं मिलेगा, जब तक आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी जो आपसे जिस लेवल पे आप जाना चाह रहे हो वो लोग कर रहे हैं, वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा, वो नेटवर्क नहीं मिलेगा, ग्रोथ नहीं हो सकती. आपने स्कूल में पैसा दिया, कॉलेज में पैसा दिया, आप हर जगह पैसा दे रहे हो, और अगर आप सोचोगे कि एजुकेशन में पैसा नहीं दोगे, तो लर्निंग तो आपकी नहीं जब तक आएगी तब तक अर्निंग नहीं आने वाली है. तो एल नहीं हटेगा आपका लर्निंग का. समझ गया. तो कब तक हमें मतलब लर्न करते रहना चाहिए, कब तक कोर्सेज या ये सब चीज हमें सीखनी चाहिए? लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ओके. Learning is a continuous process. You can learn from your friends and family, you can learn from your network, you can learn from your mentors, you can learn from your friends, anywhere. तो मतलब जब भी हमारे हाथ में इन्वेस्टमेंट हो, हमें लर्निंग पे लगानी चाहिए, अपनी कोर्सेज बाय करने चाहिए, चीज़ों को सीखना चाहिए. मैं आपको बताता हूँ, जब कोविड के बाद मेरा ड्रॉप शिपिंग में अच्छा खासा 1 ईयर के आसपास का लॉस हुआ था, उस टाइम पे मेरे अकाउंट में पड़े थे 64,000 रुपीज लास्ट. देन there was a 3-day event in देहरादून. ओके. किसका था?
राहुल भटनागर सर का। ओके। सो वही मेरे को मतलब थोड़ा सा कस्टमर साइकोलॉजी वेबिनार वाली जो साइड लाने वाले वही थे, राहुल एंड सौरभ भटनागर ब्रदर्स। दे आर वेरी ब्यूटीफुल सोल्स। तो वो मैंने पे किया था एंड उसके बाद मेरे को 2,000 रुपये कम पड़ रहे थे एंड 2,000 रुपये मैंने उस टाइम क्रेडिट कार्ड होता ही था मेरे पास, मैंने पापा से लिए थे अच्छा। कि 2,000 का इवेंट होता है 3 दिन का, और बाकी आपने खुद से पैसे दे दिए थे पूरे? जीरो हो गया था। जीरो हो गया था। एक और सिनेरियो बताता हूँ आपको। जब मेरी एजेंसी में हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं था, कोई टीम नहीं थी, क्योंकि जो सीपी वाला ऑफिस था उसमें कुछ सिनेरियो होने के बाद मैं आउट हो गया था उससे। तो सीपी वाले ऑफिस से जब मैं यहाँ पे आया, 0 क्लाइंट्स, नो टीम, नो वन। सो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे एक इवेंट था फनल ग्रोथ समिट, वो भी राहुल एंड सौरभ भटनागर कराते हैं। तो उसमें मेरी बहन को मैंने बोला कि यार मुझे प्लेन जाना है और मुझे जाना है वीआईपी में। वीआईपी की टिकट थी 69,000 प्लस जीएसटी, मतलब 74-75 रुपए। बहन की टिकट करती थी मैंने गोल्ड में, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं थी उस टाइम पे। तो मैंने बोला कि मेरे को इसमें जाना है। बहन कह रही कोई नहीं, लास्ट में नहीं होगा तो गोल्ड में चले जाना। नहीं जाऊंगा तो नहीं, कीड़ा, मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ से आए। मैं गया वीआईपी में बैठा एंड वहां पे मेरे एक क्लाइंट हैं डॉक्टर ललित अरोड़ा, वहां पे मैं उनसे मिला। और वहां पे भी सिनेरियो कैसा हो, बोलते ना कई बार होता है कि हमें लगता है यार ये क्यों नहीं हुआ। मेरा एक फ्रेंड था, सो मैं उसे कॉल किया कि भाई मेरे लिए सीट रख लियो, क्योंकि उस टाइम मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें ऊपर नीचे चल रही थी एंड आई वॉज इन डिप्रेशन, आई एक्सेप्ट दैट। सो मैंने उसको बोला। अब उसने क्या किया कि 4-5 लड़कियां आ गई तो उनके साथ बैठ गया जाके। अब मेरे लिए उसने सीट रखी नहीं। तो उस टाइम में 2 सेकंड लगा, मैंने बोला यार क्या है। एंड उस टाइम पे मतलब बिलीव था एक, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मैं जाके बैठा एंड मैं ललित सर के साथ में बैठ गया एंड ललित सर की मैंने एड्स बहुत देखी थी। अच्छा, मतलब पहली बार मिले थे उस टाइम? हाँ, मैं पहली बार ही मिला था एंड उनकी एक ऐड थी, उन्होंने केंकड़ा हाथ में पकड़ा हुआ था एंड उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर ये केंकड़ा लगता है आपको काटता है तो ये तब काटता है अगर आपको उसको सही तरह से पकड़ना नहीं आता। एंड इसी तरह से आपका नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स में भी ऐसा ही होता है। तो ये उनकी ऐड थी, मैंने ऐड बहुत देखी थी। मैं बोला यार इनकी मार्केटिंग टीम क्या शानदार होगी। एंड आफ्टर द इवेंट 1.5 month I was their marketing team. I became their marketing team. तो वो आपके मतलब क्लाइंट बने, पहले ही क्लाइंट थे? वो मेरी जो एजेंसी क्लोज होने के बाद, जो सीपी वाला मैटर हुआ था, उसके बाद जब मैं इधर आया था तो ही वॉज माई फर्स्ट क्लाइंट। बहुत बड़ी बात है। एंड देन आई रिमेम्बर, हम ऊपर वाले ऑफिस में होते थे, कॉन्फ्रेंस रूम में। अक्षय सामने बैठता था जैसे आप बैठे हो, मैं यहाँ बैठता था। अक्षय वीडियो एडिट करके देता था, मैं ऐड लगाता था। अच्छा, एक क्लाइंट के लिए आप कर रहे थे? हाँ, एक क्लाइंट के लिए। एंड उसके बाद तो गौतम आया, उसके बाद बाकी लोग आए, तो टीम एक्सपैंड होती चली गई। तो वैसी चीजें कि वो जो स्टार्ट हुआ वो क्यों हुआ, मैं तो बोल देता गोल्ड में जा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता, पैसे ही बचते। बट वही माइंडसेट था कि अगर पैसा लगाऊंगा तो पैसा आएगा। अच्छा, इफ यू इन्वेस्ट यू विल गेट अ ग्रोथ। 100%। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि आपकी टीम भी काफी ज्यादा एक्सपैंड हुई है, तो कैसे एक लॉन्ग टर्म आप बड़ी टीम बना सकते हो? क्या इसका मतलब क्या प्रोसेस है? देखो यार, इस चीज को, प्रोसेस को अगर हम जनरलाइज ना करें तो बेटर है, क्योंकि हर बिजनेस के लिए अलग प्रोसेस रहता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग में है तो उनका ब्लू कॉलर जॉब ज्यादा रहती हैं, तो उनका अलग प्रोसेस है। बट इफ यू वांट टू बिल्ड लाइक फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो वहां पे आपके पास पहली चीज तो विजन होना चाहिए। दूसरी चीज, आप उनको काम करते हुए दिखने चाहिए। अब मैं सुबह 4 बजे उठ के इंटरनल ग्रुप में मैसेज डाल रहा हूँ, इसलिए इंटरनल में दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मैं कर रहा हूँ, उनको भी लगता है यार ये बंदा 4 बजे उठ के कैफे पहुंच गया, हम क्यों नहीं कर सकते। तो विजन प्लस मिशन जब आपके पास आ गया ना, तो टीम अलाइंड रहेगी। और दूसरी चीज एक और बोलूंगा मैं यहाँ पे, हायरिंग एंड फायरिंग शुड बी फास्ट। ये मेरी गलती बहुत रही है, मैंने कुछ लोगों को ऐसे ढोया है जिससे मतलब फाइनेंशियल इंपैक्ट तो आता है और टीम का कल्चरल लेवल भी गिर जाता है। सो वो चीजें सॉर्टेड रहनी चाहिए, बाकी तो सब हो जाता है अपने आप। आपका फॉर्मूला क्या है बिजनेस करने का? देखो, पहली चीज बी ग्रेटफुल, दूसरा बी एथिकल। दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि देखो लास्ट में आपको ऊपर जाना है, सो हिसाब होगा, तो इससे बेटर यहीं पे जितना हिसाब खत्म कर सकते हो खत्म कर लो। तो अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस करके आप पैसा बना लोगे, नो डाउट आप बना लोगे, पैसा सस्टेन भी करेगा तो आपकी जनरेशन खराब करेगा। सो वो तीसरा, इमोशन से बिजनेस मत करो। अच्छा, इमोशन से बिजनेस मत करो, क्योंकि अगर आप इमोशनली हो गए किसी को, यार इसको जॉब की नीड है, इसको मैं रख लेता हूँ, या इसके घर में ये चीज है मैं इसको हटाऊंगा नहीं, सो उस चीज से क्या होगा ना, वो लोग भी फालतू में रगड़े जाएंगे जो आपके लिए खून पसीना दे रहे हैं।
रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट रिलेशंस। अब आपकी जो लेवल 1 जो आपकी मैनेजमेंट टीम है जो आप पे भरोसा करके बैठी है, अब उनका भी लॉस हो रहा है ना एक तरह से, कंपनी का लॉस हो रहा है। लेवल 1 मैनेजमेंट टीम में कौन कौन होते हैं वैसे? लेवल 1 मैनेजमेंट में वो आगे आपके CXO लेवल के मैनेजर्स हो गए, CXO लेवल के एम्प्लॉयज हो गए। सो वो वाले पर्टिकुलर टीम जो आती है वो आपकी CXO मतलब आपकी मैनेजमेंट टीम होती है। ठीक है। मैंने एक चीज देखी कि आपके ना सारे सिस्टम में देखता हूँ सेट ही रहते हैं, कि मतलब आपको पता है कि आपके मैं अकाउंट्स देख रहा हूँ सेट है, आपके एक्सेल शीट सारी मेंटेन्ड है। ये कैसे आप सिस्टम कैसे मेंटेन करके रखते हो? ऑल थैंक्स टू मिस्टर राहुल जैन सर। वो आपके मेंटर है? यस। ओके, तो क्या सीखा आपने उनसे? देखो, अगर आप रात में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो हाँ। तो आप बिना हेडलाइट के नहीं कर सकते। हाँ। वैसे अगर आप बिजनेस ड्राइव कर रहे हो तो बिना डेटा के नहीं कर सकते। डेटा ओके, सो एवरीथिंग शुड बी क्लियर। मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स थे जिनका 60 से 65 लाख का प्रॉफिट हो रहा है महीने का। बोल रहे कुछ तो पैसा आया है, उनको ये नहीं पता पैसा कितना आया है, काउंट नहीं है कहीं भी, वो नहीं है। तो सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस, अदरवाइज लॉन्गर रन में आप विलुप्त हो जाओगे। तो आपको लगता है कि डेटा के बिना बिजनेस करना बहुत डेंजरस है? अब ये तो वही बात होगी ना, हेडलाइट के बिना आप गाड़ी चला रहे हो। तो आपके पास सारा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि कितना पैसा आज आया, कितना क्या हुआ, कहाँ पे क्या हो रहा है, एंड सेल्स का भी सारा प्रोसेस आप पे रहता है? हमारे पास अगर हम डे 1 से देखें, हमारे पास कितनी लीड्स आई, उस पर कितना स्पेंड हुआ, उस लीड में कितने लोग कॉल पे शो अप हुए, कॉल पे शो अप होने के बाद कितने लोगों ने कोटेशन रिक्वेस्ट करी, कितने लोगों ने कोटेशन एक्सेप्ट करी, कितने लोगों ने रिजेक्ट करी, जिन्होंने रिजेक्ट करी उन्होंने क्यों रिजेक्ट करी, उसके बाद सेल्स में उसके बाद जब स्टार्ट हो गया फ्लो, तो फिर उसके बाद कितने लोगों का किस स्टेज में काम पड़ा हुआ है, कितना ऑन टाइम हो रहा है, कितना डिले हो रहा है। दैट्स व्हाई वी हैव लॉन्च्ड आवर इन हाउस सिस्टम for task management. So we have created a software for this for ourselves right now, but we are planning to sell it to the other people as well. क्या सॉफ्टवेयर है ये? So बिजनेस में 4-5 प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ। पहला, आपसे इंक्रीमेंट मांग रहा है, उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। नहीं है। सो यहाँ पे अगर आपको पता है कि वो 80% वर्क ऑन टाइम कर रहा है और आपने अपनी कंपनी का रूल सेट किया है 15%, तो 80% और 15% करके जो नंबर आएगा वो उसकी इंक्रीमेंट के लिए वो काबिल है। अगर मान लो किसी का 50% वर्क ऑन टाइम है, बाकी डिलेड है, तो अगर 15% बोले तो 7.5 का इंक्रीमेंट उसे मिलना चाहिए। दूसरा हमारे को टास्क के लिए ना बहुत फॉलोअप करना पड़ता था पहले। और अब तो राहुल सर का एक कॉन्सेप्ट है डेलीगेशन शीट, वो हमने लगाया। ओके। एंड उसी को हमने सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि उसमें व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, ईमेल इंटीग्रेशन और हमारा थोड़ा टेक्निकल स्टफ होता है, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो हमने उसमें वो इंटीग्रेट किया। उसके अलावा व्हाट्सएप रिमाइंडर्स और ईमेल रिमाइंडर्स, जहाँ पे हमारे को एक डेडिकेटेड रिसोर्स लगाना पड़ता था कि फॉलोअप करो, ये काम हुआ नहीं हुआ, ये हुआ नहीं हुआ, क्लाइंट को नहीं पता होता ये काम हुआ है नहीं हुआ, तो वो चीज़ें हम सभी चैनलाइज कर चुके हैं। कितने लोगों की टीम के लिए ये सब सिस्टम होना चाहिए? देखो, इफ यू हैव मोर देन 5 people इन द टीम एंड यू डोंट वांट टू बी इन्वॉल्वड इन द FCD टास्क, फॉलो अप, कोऑर्डिनेशन एंड डेलीगेशन, ओके, देन दिस इज द थिंग फॉर यू। FCD ठीक है, ये भी राहुल सर का ही है। तो अगर किसी को मतलब ये सिस्टम्स चाहिए तो आप कैसे हेल्प कर सकते हो उनकी? देखो, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अभी जो वैल्यू है उसके बीच में प्रमोशन इज नॉट द राइट थिंग, आई थिंक। तो गाइस, जो इनके सॉफ्टवेयर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने ना एक चीज देखी है, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं आगे जाके ना मल्टीपल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सारे बिजनेस करते हैं। तो क्या एक बिजनेस पे हमें ध्यान देना चाहिए, मल्टीपल बिजनेस में? देखो, आपका एक होता है मेन बिजनेस, एक होता है सप्लीमेंट्री बिजनेस। ठीक है, अभी बोलते हैं कहावत भी ना, डोंट पुट ऑल द एग्स इन द वन बास्केट। तो अगर आप सारे अंडे एक जगह रख रहे हो और वो बास्केट गिर गई तो सारे अंडे फूटेंगे। सो इफ यू हैव द मनी, इफ यू हैव द माइंडसेट, इट्स डेफिनेटली अ गुड आइडिया टू डाइवर्सिफाई। बट यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपका कितना इन्वॉल्वमेंट उसमें जा रहा है, और आपका इन्वॉल्वमेंट, और आई थिंक सो मेन बिजनेस आपका वो नहीं होना चाहिए, है ना, खराब। 100%। देखो, इट्स नॉट अबाउट मेन बिजनेस आपके बदलते रह सकते हैं। अच्छा। अगर आपने अपने कंपनी में सिस्टम्स इंप्लीमेंट कर दिए हैं, मैं कितने दिन ऑफिस आता हूँ, कितने दिन में देखता हूँ कि क्या चल रहा है? बहुत कम, मतलब महीने में 1-2 दिन। तो आप मतलब दूसरे बिजनेसेस में ध्यान दे रहे हो? करेक्ट। ओके, तो मैं डाइवर्सिफाई कर रहे हो कि अलग अलग जगह पे चीजें जहाँ पे आपका मन कर रहा है, नहीं, जहां मुझे बेटर ROI दिख रहा है। किसी भी पर्सन को आज की डेट में पैसा कमाना है, अपनी नीश फाइंड आउट करनी है, तो कैसे कर सकता है? देखो, इसमें 3 पैरामीटर्स हैं। क्या आपको आता है, हाँ। क्या आपको भाता है, और क्या मार्केट डिमांड चाहता है। ठीक है, इसको पैशन प्रोफेशन भी बोल लो, मार्केट डिमांड भी बोल लो, कुछ भी बोल लो। सो अगर आपकी कोई भी चीज जो आप करते हो वो इन तीनों पैरामीटर्स पे चेक बॉक्स लगा के चेक लगा रही है, तो वो आपको करनी चाहिए, उससे आपको डेफिनेटली पैसा आएगा। क्या आपको आता है, मतलब व्हाट यू नो। अगर आपको कोई चीज आती है तो इसमें ये तो स्किल वाला बैरियर खत्म हो गया। दूसरा, क्या आपको भाता है। अगर कोई ऐसी चीज भी आप कर रहे हो जो इन दोनों पे चेक हो रही है, इसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों चीजें एक तो आपको आती भी है और वो आप फ्री में भी कर सकते हो, क्योंकि आपको भाती है, यू एंजॉय द प्रोसेस। हाँ,
एंड तीसरा फैक्टर है क्या मार्केट डिमांड चाहता है। अगर मार्केट डिमांड है उस चीज की तो लोग आपको पैसा भी देंगे, सिंपल। आपको क्या लगता है एक फाउंडर एक बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या? क्या मेन ड्राइवर होता है? जब भी हम फ्लाइट में बैठते हैं तो हम अपने पायलट पे भरोसा करके बैठते हैं, तो वो तो कहीं क्रैश भी कर सकता है। हाँ, हो सकता है उसको कोई बीमारी हो जिससे वजह से वो क्रैश करते हैं। सो वही है बिजनेस के अंदर भी, यही है जो फाउंडर जो चीजें सहता है, जैसे प्लेन में टर्बुलेंस आती है तो पायलट सह रहा है, सह रहे, हाँ। एक इंजन फेल हो गया वो नहीं बोल रहा है। सो वही चीज फाउंडर के साथ होती है। सो डेफिनेटली इट्स द सेम थिंग। मैंने ना बहुत सारे फाउंडर्स के मुंह से सुना है कि वो कहते हैं कि यार हमें ना अच्छी टीम नहीं मिलती है यार, अच्छी टीम तो हमारे पास है ही नहीं। तो पहली बात तो अच्छी टीम मिले कैसे, क्या फॉर्मूला है अच्छी टीम का, और एक अच्छी टीम को लॉन्ग टर्म सस्टेन कैसे करना है? देखो पहली चीज तो है लॉ ऑफ एवरेज। राहुल सर भी यही बोलते हैं 10 लोग हायर करोगे तो उसमें से 4 हीरे मिलेंगे। सो उससे पहले अगर हम हायरिंग के पहले भी बात जाएं तो हमारे पास 100 रजिस्ट्रेशन आते हैं, 100 एप्लीकेशन आते हैं। 100 एप्लीकेशन में से 40-50 इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं, उसमें से 30 लोग इंटरव्यू में आते हैं। इंटरव्यू में से 5-6 लोग जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं, किसी के साथ निगोसिएशन नहीं होती, कोई आपके टर्म्स पे एग्री नहीं होता, कुछ भी चीज़ें होती हैं, उसमें से कुछ लोग हायर होते हैं। सो ये लॉ ऑफ एवरेज है यहाँ पे भी। तो क्या टूल्स का आप यूज करते हो हायरिंग के लिए? देखो हम तो मेजरली फेसबुक एड्स रन करते हैं फॉर हायरिंग पर्पसेस, और लिंक्डइन एड्स। अगर कोई बहुत टेक्निकल रोल है जैसे मीडिया वायर टाइप का तो हम लिंक्डइन से हायर करते हैं, अदरवाइज हम फेसबुक एड्स से कर लेते हैं। और सैलरी किस पर्पस पे देते हो, मतलब कि कितनी देनी चाहिए, कैसे पता चलेगा? देखो इसका कोई थंब रूल नहीं है। एज पर एमबीए बोलते हैं कि 8x to 10x जो है हमें एक एम्प्लॉय से निकालना चाहिए। लेट सपोज 50,000 किसी की सैलरी है तो इट शुड बी 10 टाइम्स, दैट इज 5 लाख रुपीज का ROI आना चाहिए। बट आई थिंक दैट्स वीक। ओके। क्योंकि अगर किसी बंदे में पोटेंशियल है और आप उसको ओवर पे कर रहे हो, सो इट्स नॉट बैड। अगर आपको वो ROI आज नहीं लाके दे रहा, 3 महीने बाद भी लाके देगा, तो अगर आप अपना 15 साल का विजन बना के चल रहे हो तो 3 महीने इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। समझ गया। सो इट शुड बी अलाइंड इन दैट मैनर। अपनी कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉयज को कैसे रोकना है? पहले तो कम्युनिकेशन शुड बी स्ट्रांग उनके साथ। आपको उनको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पता होना चाहिए कि उनको ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज आपका विजन स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। बाकी और अपने एम्प्लॉयज को ना मतलब ऐसा मत ट्रीट करो कि जैसे काफी लोग करते हैं कि रिलेशनशिप्स में कि ये मत करो वो मत करो, जो करते हैं करने दो, फ्रीडम दो। क्योंकि देखो 3 चीजें होती है, एक तो होता है मनी, एक होती है पावर, एक होती है हायरार्की। हर टीम मेंबर को इनमें से एक चीज चाहिए, या तो मनी चाहिए, या तो पावर चाहिए, या तो हायरार्की चाहिए। मनी वाले को पैसा चाहिए, खत्म कहानी, सैलरी इंक्रीमेंट बोनसेस खत्म। पावर वाले को ये चाहिए कि भाई जो भी चीजें हो रही हैं वो मेरे हिसाब से हो। हायरार्की वाले को क्या चाहिए कि मेरे से अप्रूवल आने जाना चाहिए, मैं पावर में रहना चाहिए। तो तीनों में से एक चीज जो उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है उसको एड्रेस करो। समझ गया कि मतलब अगर ये तीनों में से अगर चीज मिल जाए तो एक एम्प्लॉय खुश हो जाता है, एक टीम मेंबर खुश हो जाता है। टीम मेंबर, ओके। एक बिजनेस में इंक्रीमेंट का क्या प्रोसेस है? देखो KPIs बिल्ड करो, ठीक है, कि जैसे कौन पर्सन कितना ऑन टाइम वर्क कर रहा है, उसके बेसिस पे कितना अटेंडेंस है उसका, कितना ऑन टाइम वो आ रहा है, और कितना उसकी डेडलाइंस कंप्लीट हो रही हैं। इसके बिहाफ पे KPI नंबर निकालो, एक स्टैंडर्ड इंक्रीमेंट रखो कि कंपनी की इंक्रीमेंट जो रहेगी इतना % ऑन द बेस सैलरी रहेगी, और उसको मल्टीप्लाई कर दो KPI से, KPI स्कोर से, तो वहां से निकल के आ जाएगा इंक्रीमेंट का नंबर। ओके। आपको लगता है कि ओल्ड जो कस्टमर्स होते हैं वो भगवान होते हैं? 100%। हाउ? पहली चीज, जिस टाइम पे आपके पास केस स्टडीज नहीं थी, जिस टाइम पे आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे थे, उस टाइम पे उन लोगों ने भरोसा किया है। हाँ। दूसरी चीज, वो वही लोग हैं जिन्होंने आपको फीडबैक दिया है, आपको सही होने का मौका दिया है। These are the reason. रतन टाटा सर, मुकेश अंबानी सर, इन दोनों में मैंने एक खास बात देखी है, दे आर वेरी स्पिरिचुअल। इतने स्पिरिचुअल है, क्या यही एक रीजन है कि उनका बिजनेस इतना ज्यादा सक्सेसफुल है? देखो स्पिरिचुअलिटी, ग्रेटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन और बिजनेस, ये एक ही थाली है। राजस्थानी थाली होती है ना इसे, हाँ। उसमें सारी चीजें होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अन्न या चावल या रोटी। तो वही स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन, वो स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन वही चीज है। अगर मान लो आपको कल 10 करोड़ भी मिल गया, आप ग्रेटफुल नहीं हो, तो आपको क्या ऊपर वाला देगा? अगर आपके पापा आपको चॉकलेट ला के दिए और आपने पापा बोला पापा थैंक यू, पापा कल चॉकलेट लाएंगे? हाँ। तो वही चीज है। अच्छा लगता है ना, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। हाँ, तुमको लगता है अरे मेरे को बोल रहे हैं। अब सोचो आप भगवान को बोल रहे हो, भगवान मुझे 1 करोड़ दे दो, भगवान ने दे दिया, आपका कैसे बिजनेस चल गया, उसको आपने थैंक यू नहीं बोला, बोला यार क्या किस इंसान को दिया है, इससे बेटर उसको दो ना जो थैंक यू बोल रहा है, जो थैंकफुल है, जो किसी की हेल्प कर रहा है। थैंकफुल होना बहुत जरूरी है यूनिवर्स के साथ स्पेशली। आप मैनिफेस्टेशन में कब से बिलीव कर रहे हो? इट्स बीन लाइक 2.5 years।
जब से आपने देखा कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, वो मैनिफेस्टेशन के बाद आप हुई है। काफी टाइम से कह रहे हो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, और आपने एक चीज और कही थी कि आपकी बहन ने आपको बचाया था। वो क्या फेस था, थोड़ा आप बता सकते हैं? वो ये फेस था कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे क्या? जहाँ पे मैं सरवाइव नहीं कर सकता था। आई वॉज इन एक्सट्रीम डिप्रेशन। मतलब मैं अगर बताऊं तो रात के 9 बजे से लेके मैं सुबह के 9 बजे तक वॉक ही कर रहा होता था। पर ऐसा क्या हुआ था? कुछ लाइफ में सिनेरियोस थे, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा। अच्छा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा वो हाँ पेनफुल था। हाँ, पर्सनल सिचुएशंस थी ऐसी हम्म। जो मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। वो चीज़ें हो गई, एंड बिजनेस साइड से भी, फैमिली साइड से भी, तो तो मल्टीपल। निकले कैसे? बस ऑल थैंक्स टू माय सिस्टर। मतलब ना, सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, वो वाला उसने पूरा रोल दिया। मतलब मेरी माँ है वो, शी इज माई मदर। तो क्या किया था आपकी बहन ने आपके लिए ऐसा? मतलब बच्चा होता है ना छोटा, हम्म। मतलब जब इंसान डिप्रेशन में होता है, एंजाइटी में होता है, तो बच्चा बन जाता है। हम्म। वो सेम सिनेरियो था। खाना खिलाना, मेरे को बिजी रखना, मैं रात को सो नहीं रहा हूँ तो मूवीज दिखाना, तंग करना, मैं पागलों की तरह कुछ भी चीज उठा के फेंक दे रहा हूँ। सो वो सभी चीजें होने के बाद मतलब उसने बहुत सपोर्ट किया। मतलब अगर वो नहीं होती तो शायद मैं कुछ गलत कर बैठता। तो मतलब इतनी ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी आपकी लाइफ में, 100%। और उस टाइम आपका बिजनेस भी फिर हुआ होगा ऊपर नीचे? नहीं, ऊपर नीचे नहीं हुआ था। उस टाइम मेरे जो को फाउंडर था उसने मेरी कंपनी से मुझे बाहर निकाल दिया था। क्या? यस, आपके को फाउंडर ने आपको बिजनेस से निकाल दिया था? करेक्ट। ये हुआ था आपके साथ? ये तो बहुत ही नीचे हो गया था। जीरो हो गया था, नीचे नहीं होता, जीरो। तो जहाँ पहले इतने डिप्रेशन में थे, फिर ये चीज आपके साथ हुई, कैसे कम बैक, हाउ? पता नहीं, एक डिल्यूशन बिलीफ था कि हो जाएगा। कि मैं कर चुका हूँ। हाँ। मतलब मेरी एक वीडियो है, दोनों से क्लिपिंग दे दूंगा। हाँ। 2016-17 में मैंने बनाई थी। हाँ। उसमें मैंने विजन बोर्ड को वीडियो में मतलब कन्वर्ट किया था। मेरे पास था ये 7:3 के 2 कैमरास होंगे, ये होगा, वो होगा, उसका एक ऑफिस होगा, टीम साइज होगी, ड्रोन होगा, गिम्बल होगा, वो सब मतलब मैंने वीडियो में बनाया था। और आज वो सब है। वो सब है। और आप कहीं ना कहीं मानते हो कि आपकी सक्सेस के पीछे आपकी बहन का भी है हाथ? 100%। वो होता नहीं कि विमेन का एक रोल बहुत बड़ा हो जाता है किसी भी इंसान की, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, आपकी माँ है, आपकी बहन के रूप में, आपके रिलेशनशिप के रूप में। तो आई थिंक सो आपके सिस्टर के रूप में शी हेल्प्ड यू अ लॉट। मैं बताता हूँ, मेरी माँ है, ठीक है। मेरी माँ को मैं वो चीज़ें नहीं बता सकता जो मैं बहन को बता सकता हूँ। माँ को आप चीज़ें बताने से पहले डरते हो कि माँ टेंशन ना ले ले। मेरी बहन ने उस लेवल से सस्टेन किया है ना, जिस लेवल से मैं सेल्फ सस्टेनेबल था ही नहीं। तो बहुत इमोशनल पीरियड होगा, है ना, उस टाइम पे? लॉन्ग जर्नी। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जिसमें हम ऐसी और बातों को डिस्कस करेंगे, और होप सो आपकी और कहानी को जानेंगे नेक्स्ट टाइम, जब आप कंफर्टेबल हो, जब आपको लगे कि हाँ, कि नाउ इज द टाइम श्योर। टू रिवील दैट स्टोरी। और इतना कुछ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु भाई। थैंक यू। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं अपने मेंटर से ये सारी चीज़ें पूछता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, और कुछ पार्ट्स ऐसे भी है जो हम कट करेंगे इसके अंदर जो इन्होंने मेरे को करे थे। एंड थैंक यू सो मच आने के लिए। पार्ट 2 के लिए आपको जो जो सवाल पूछने कमेंट्स में पूछ लेना, कमेंट्स में भी हम आंसर देंगे, लेकिन उसका सारा जवाब हम नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे और मजेदार एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।